अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट सीरीज के पहले मैच का पहला दिन काफ़ी सनसनीखेज रहा, जहां हमने देखा कि सेंचुरियन में खेले जाने वाले इस मैच में मेज़बान जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के 211 रन के जवाब में दिन के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बनाए और उन्हें अभी मजीद 129 रन के खसारे का भी सामना है। जनूबी अफ्रीका के जो कप्तान हैं उन्होंने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी, लेकिन कौमी टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो बुरी तरह से नाकाम रहा। एक बार फिर से हमारा जो बैटिंग ऑर्डर था वो कोलैप्स कर गया। नौजवान ओपनर साइम अयूब और कप्तान शान मसूद ने बिलतरतीब 14-17 रन बनाए, जबकि कमबैक करने वाले बाबर आजम 4 रन ही बना सके। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर नुमाया रहे, लेकिन दीगर बैटर्स उनका साथ नहीं दे सके और पूरी टीम चाय के वक्फे के बाद 211 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका के लिए डैन पीटरसन ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटें हासिल की, जबकि टेस्ट डेब्यू करने वाले कॉर्बिन बोस्क ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा कि बॉलिंग में खुरम शहजाद ने 2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की। प्रोटीज की जानिब से एडन माकरम 47 और कैप्टन टैम्बा बवूमा 4 रन पर नॉट आउट हैं। दूसरी तरफ बाबर आजम ने इस मैच में हत्ता कि सिर्फ 4 रन ही बनाए हैं, लेकिन फिर भी एक और संगी में अबूर किया है। वो तीनों फॉर्मेट्स टेस्ट, वनडे और टी20 में 4000 रन मुकम्मल करने वाले दुनिया के तीसरे और पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये एजाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास था। बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन मुकम्मल करने वाले पाकिस्तान के 12वें बल्लेबाज भी बन चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें शो में ज्वाइन किया। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से बात करना चाहूँगा। मुसलसल नाकामी पर आप क्या राय देंगे? एक बार फिर से हमने देखा हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो कोलैप्स कर गया। देखिए, ये तो पाकिस्तान का जो टेस्ट क्रिकेट में डाउनफॉल है, ये कोई इस इनिंग से स्टार्ट नहीं हुआ। ये पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ख़ासतौर पे जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम, रिजवान, उसके अलावा शान मसूद वगैरह, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। बात यह है कि टी20 और टेस्ट में जो हमारा डाउनफॉल है वो शायद अभी भी उसी तरह से चल रहा है। ओडीआई में शुक्र है कि हम काफ़ी हद तक अब बेहतरी की तरफ चले गए हैं। और ये बात जब इंग्लैंड के अगेंस्ट हम टेस्ट सीरीज जीते थे तब भी मैंने आपके साथ भी की थी और प्रोग्राम्स में भी, कि घर में अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाते हुए 2 स्पिनर्स के सर पे तो हम ये टेस्ट सीरीज जीत गए हैं। लेकिन तब क्या होगा जब हम ओवरसीज कंडीशंस में जाएंगे? तो हमने देखा है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है उस हिसाब से अगर देखा जाए पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत स्ट्रगल की है बॉलिंग में भी। बैटिंग की जहां तक बात है तो अब देखें, इन लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इतने अरसा हो गए इन सबको खेलते हुए, और जितने भी अगर आप अपना बैटिंग लाइनअप देखें सिवाय सैम अयूब के, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा है जिसको या काफी अरसा नहीं हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए। तो ये तो अब इन लोगों को खुद इतनी सेंस होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, कोशिश करें कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के थोड़े से डायनामिक्स टी20 से डिफरेंट होते हैं। अलबत्ता हम टी20 को भी टेस्ट ही बना के खेलते हैं। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम के कमबैक के हवाले से बड़ी बात हो रही थी कि वनडे सीरीज में उन्होंने चले फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है, बट उनकी हालिया कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है उनके लिए इस फॉर्म से निकलने का क्या हल हो सकता है? क्योंकि बाबर की जो इनिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत से ऐसे हमने देखा, हिंदुस्तान में कह लें, इंग्लैंड में कह लें, या दूसरे ममालिक में जो एनालिस्ट है वो भी ये कहते दिखाई देते हैं कि बाबर का चलना, बाबर का रन्स करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बाबर का जो प्रॉब्लम है वो वही है साइकोलॉजिकल डाउनफॉल का, क्योंकि ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी क्रिकेटर हो ना तो उसमें टैलेंट की कोई कमी होती है ना स्किल्स की कोई कमी होती है। ये जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स हैं ये टैलेंटेड भी हैं, स्किलफुल भी हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल डाउनफॉल बहुत बुरा है और होता है यूजुअली। और बाबर का जो है वो ऐसा लगता है कि बाबर शायद खुद भी उससे निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आप निकलने की कोशिश करो तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्प्रूवमेंट नजर आनी शुरू हो जाती है। अब बाबर का पहले तो ये था कि
इनिंग्स जब बिल्ड करने की कोशिश कर रहा होता था, जैसे बैटिंग के लिए आता था तब थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता था। अब ये है कि बनी बनाई इनिंग्स के बावजूद बाबर थोड़ा सा, जब उसका 50-60s में वनडे पे भी हमने देखा था कि जब स्कोर जाता है तो ऐसे लगता है कि वो मजीद नर्वस हो रहा है कि अब यहाँ पे इस पोजीशन पे आके मैं आउट ना हो जाऊं। और कल भी अगर आप बाबर की बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरीके से जब वो आया और जिस तरीके से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, तो वो बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार था। और जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर खुद ले लें, ये सोच के कि मैं आउट ना हो जाऊं, तो फिर एट द एंड एक बॉल ऐसा आता है कि जिस पे आप आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अपने आप को इस नेगेटिविटी से दूर रख के अपनी गेम पे फोकस करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इनिंग्स को बिल्ड करें और थोड़ा लंबा लेके जाएं। ठीक है। इसी तरह कामरान गुलाम ने हमने देखा कि उनकी जरा परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, लेकिन आपको लगता है कि उन्हें भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलने की जरूरत है? क्योंकि अगर तमाम बैट्समैन नहीं चल रहे हैं तो किसी ना किसी को तो क्रीज पर स्टे करने की जरूरत है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में बेसिकली आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे जाना पड़ता है, आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है, आपकी ये कोशिश होती है सेशन टू सेशन आप प्लानिंग करते हैं, तब जाके आपकी जो प्लानिंग होती है जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं। अब कामरान गुलाम को ज्यादा हम ब्लेम इस वजह से भी नहीं दे सकते क्योंकि जाहिर है जब आपके ऊपर के ही बैट्समैन एकदम से आउट हो गए 3-4, तो उसने तो फिर भी आई थिंक थोड़ा बहुत तो रेजिस्ट किया है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के अगेंस्ट। तो आई थिंक जो है कामरान गुलाम की जहां तक बात है, उसने फिर भी थोड़ा बहुत जो है एक अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि इसी इनिंग्स को आपको लंबा लेके जाना चाहिए क्योंकि देखें, अब आप अगर टेस्ट क्रिकेट में भी 40-50 रन कर रहे हैं और 60 रन कर रहे हैं बिलफर्ज और उसमें आप आउट हो रहे हैं, तो फिर तो आपका कोई फायदा ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। इतने तो आप वनडे में भी इजीली कर लेते हैं, बना रहे हैं। तो ये इनिंग्स आपको बिल्ड करनी पड़ती है। और आई थिंक कि मुझे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक सबसे बड़ा एक फॉल्ट नजर आ रहा है वो ये कि सेशन टू सेशन जो एक प्लानिंग होती है हर टीम की टेस्ट क्रिकेट में, वो नहीं नजर आ रही। बस बगैर सोचे समझे जो होगी देखी जाएगी वाली पॉलिसी पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में उतर रही है। और कल भी अगर आप देखें तो उनकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आई कि चलो अगर ऊपर के ओपनर्स आउट हो भी गए हैं तो नीचे बाबर था, रिजवान था, इन लोगों को चाहिए था कि थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेल लेते, थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते। हर बॉल छेड़ने वाली नहीं होती टेस्ट क्रिकेट में। आपके हमारे बैट्समैनों को ये बहुत बड़ा मसला है कि जो है ना हर बॉल छेड़ने का जो मर्ज है ये लाक हुआ है। तो आई होप कि अभी जो गलतियां हुई हैं ये दूसरी इनिंग्स में ना हो। ठीक है। अच्छा, 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, इतना तकरीबन अरसा गुजर चुका है कि बाबर आजम का एक जो पैच है वो काफी अब लंबा होता जा रहा है जो उनकी बैट परफॉर्मेंस का है। लेकिन अगर उनकी अचीवमेंट्स देखें, उनके जो स्टैट्स देखें, आईसीसी में रैंकिंग अगर उनकी देख लें, अभी 4000 रन उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं, ये एक बड़ा एजाज हासिल कर लिया है। तो उनकी जो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं वो बहुत बेहतर चल रही हैं। बेशक उन्होंने कल 4 स्कोर किए हैं। ये आपको क्या लगता है, ये हमारी क्रिकेट के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि अदरवाइज टीम के लिए उनके रन काम बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बेशक वो कम हो या ज्यादा हो। देखिए, तो पिछले 2-3 साल से यही तो हो रहा है कि आपके प्लेयर्स रैंकिंग्स में नंबर 1 आ जाते हैं, आपके प्लेयर साल के आखिर में आईसीसी अवार्ड्स वगैरह जीत जाते हैं, लेकिन आपकी टीम तो नील की नील है। आई थिंक कि क्रिकेट जो एक स्पोर्ट है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का नाम नहीं है, वो एक टीम गेम है और आप तभी सक्सेसफुल कंसीडर होते हो जब आपकी टीम जीतती है। अब सचिन तेंदुलकर के बारे में एक मिथ बनी हुई थी कि सचिन, और वो काफी हद तक ठीक भी थी, कि जिस मैच में सचिन तेंदुलकर 100 स्कोर करते हैं या सेंचुरी करते हैं कि वो मैच इंडिया हार जाता है। अब विराट को अगर देखा जाए तो वो सचिन से बड़ा भी क्यों एक तरह से समझा जाता है, क्योंकि विराट की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इंडिया की विनिंग कॉज में हमेशा गई है। बिल्कुल। तो बाबर अब अपने 50 कर लेगा, 60 कर लेगा, अपनी एवरेज मेंटेन कर लेगा। अब आप देखें इस साल भी वनडे में भी अगर हम देखें तो बाबर की रैंकिंग में तो वो साल अपना एंड कर रहा है नंबर 1 प्लेयर, लेकिन पूरे साल में उसका एक भी 100 नहीं है। और जब से बाबर आया है क्रिकेट में, उसका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है, ये वाहिद ऐसा साल है जिसमें वनडे में उसकी एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं है। ये बाबर की आई थिंक एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर टेस्ट क्रिकेट में उसका जो डाउनफॉल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आई गेस ये कोई 19वीं 20वीं इसकी इनिंग्स थी जिसमें इसकी कोई भी 50 भी इसने स्कोर नहीं की। टोटल
55 ये अभी वाली इनिंग्स को मिला के 56 इनिंग्स इंटरनेशनल बन चुकी हैं जिसमें बाबर का कोई 100 नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कंसर्न है और आई होप कि इस चीज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी रियलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि बाबर को अगर आपने चाहते हैं कि वो लंबा खेले और पाकिस्तान के लिए खेले तो फिर आपको बाबर को ये चीज समझानी पड़ेगी कि भाई आप अगर वो वनडे या T20 खेल रहे हो तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलो, आप टीम की विनिंग कॉज की खातिर खेलो। वनडे में मैं फिर भी उसको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से वो खेला है वन डाउन पे आप इसी तरह से ही एक्सपेक्ट करते हो कि जो वन डाउन का प्लेयर आए वो आके थोड़ा आराम से खेले, थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। लेकिन जब आप 50-60 रन कर लेते हो या 70-75 रन कर लेते हो तो फिर आप पे ये वाजिब हो जाता है कि आप उसको सेंचुरी में कन्वर्ट करो, 100 में कन्वर्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर विराट कोहली की बात की। कल एक इंसिडेंट भी हुआ जिस पर विराट को फाइन भी किया गया, वो आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, उसकी बहुत चर्चा है। सैम कॉन्स्टास को उन्होंने जिस तरह से कंधा मारा और अब उनको उस पर फाइन भी कर दिया गया है। ठीक है, इन लोगों की हुक्मरानी है क्रिकेट पर, आईसीसी के चेयरमैन अब इनके अपने हैं, जय शाह है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हरकत आपको क्या लगता है कितनी गलत थी? देखें, पहली बात तो ये है कि विराट कोहली की ये जो हरकत है, मुझे लगता है कि विराट कोहली की क्योंकि फॉर्म नहीं लगी हुई, विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस डाउनफॉल का शिकार है, तो विराट कोहली की जो एक अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो उसने निकालने की कोशिश की है। और विराट कोहली की जो हरकत है, अगर इसको कोई ये समझता है कि ये एग्रेशन है, तो आई थिंक ये एग्रेशन विराट कोहली को अपनी बैटिंग से दिखाना चाहिए। बैटिंग तो वो कर नहीं पा रहे, कितने अरसे से वो स्ट्रगल ही करी जा रहे हैं। वंस इन अ ब्लू मून एक सेंचुरी आ जाती है विराट कोहली की तो बस ठीक है। अब रिसेंट पास में 2-2.5 साल में 3 साल में उसकी भी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो आप बजाय इधर उधर की एक्टिविटीज में पढ़ने के, यार ये कोई आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कोई यहाँ हरियाणा या गुड़गांव की स्ट्रीट क्रिकेट तो नहीं खेल रहे कि आप गुंडागर्दी और बदमाशी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें आप जो कर रहे हैं, ये जो यंग जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ठीक नहीं है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, जब विराट कोहली जैसे लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर वो जेंटलमैन गेम की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी और एक बदमाशी वाला कल्चर प्रमोट होगा। एग्रेशन होना या स्लेजिंग करना ये चीज तो समझ आती है, लेकिन इस तरीके से बदतमीजी करना, और वो भी तब जब आपकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। इसी तरह से सिराज ने भी यही हरकतें की, 150 उसने कर दिया, फिर आप उसको एग्रेशन दिखा रहे हो, तो वो एग्रेशन किस काम का जब आप एक प्लेयर आपको 150 मार के चला गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो हरकत भी की गई वो ऐसे प्लेयर के खिलाफ की गई जो 19 साल का है, जिसका पहला मैच अब डेब्यू कर रहा है और जिसने बुमराह को दिन में तारे दिखाए हैं। कितनी हजार गेंदों के बाद बुमराह को किसी ने सिक्सर मारा है। देखें, अब विराट कोहली ने जो हरकत की है ना, उसके जवाब में उस 19 साल के बच्चे सैम ने बजाय मुंह से जवाब देने के उसने बैट से जवाब दिया है। जैसे ही विराट कोहली ने ये हरकत की, उसने अगले ही ओवर में बुमराह को 18 रन बोर्ड पे लगा दिए। तो आई थिंक कि उसने 19 साल की एज में जो मैच्योरिटी दिखाई है और जो अपने आप को उसने सेंसेबल होना दिखाया है, वो विराट कोहली नहीं कर सके। और आई थिंक ये छोटापन है जब आप एक बच्चे के साथ इस तरह की हरकत करो, और उसने प्रूव किया है कि वो टैलेंटेड भी है और उसके साथ साथ उसमें जिगरा है कि वो उसने नहीं देखा कि मेरे आगे बुमराह है या मेरे आगे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का नंबर 1 बॉलर है या सिराज है। उसने बॉल को देखा और उसने बॉल पे हिट्स लगाई हैं और उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं। और अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो 474 रन किए हैं उसमें उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उसने एक टेम्पलेट सेट करके दिया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। और जो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी अगर इसको रिलेट करें थोड़ा सा, तो हम ये बात करते हैं कि देखिए इंटेंट या पॉजिटिव या अटैकिंग अप्रोच जो है वो नजर आती है टीमों की, कि एक प्लेयर भी शुरू में अगर आपको एक अच्छा आगाज दे जाए तो आपका एक टेम्पलेट सेट हो जाता है और टीम्स जो है वो बड़ा से बड़ा टोटल लगा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम जो है वो टुक में ही लगी रहती है और डिफेंसिव अप्रोच इतनी ज्यादा है कि टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट, वही बात है कि हम T20 को भी टेस्ट क्रिकेट बना के खेलते हैं, तो हमें भी अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। नो डाउट, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अहमद, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, पाकिस्तान की जो 4 फास्ट बॉलर के साथ ये हिकमत अमली थी मैदान में उतरने की, आपको लगता है ये दुरुस्त थी? देखिए, ये दुरुस्त थी, लेकिन आप कभी भी किसी भी कंडीशन में स्पिनर्स को बिल्कुल साइड लाइन नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपके पास एक स्पिनर होना चाहिए।
अभी जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी जो टेस्ट मैच हो रहा है उसमें भी अगर आप देखें ना तो दोनों टीमों ने, एक ने जडेजा को रखा हुआ है और वाशिंगटन सुंदर को, और दूसरे ने नेथन लाइन को रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने। तो आपको स्पिनर आप कभी भी उसको साइड लाइन नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसे होता है कि फास्ट बॉलिंग कंडीशंस में भी आपके फास्ट बॉलर फंस जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स अच्छा बॉल आ रहा होता है, बॉलिंग विकेट पे भी बैट पे बॉल अच्छा आ रहा होता है, तो वो पार्टनरशिप्स बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा होता है कि अगर टर्न ना भी कर रहा हो, स्किट करके या ड्रिफ्ट इन करके स्पिनर आपको विकेट्स ले देता है। तो किसी स्पिनर को ना खिलाना, ये तो मेरी समझ से बाहर था बिल्कुल ही। जहां तक फास्ट बॉलिंग की बात है, मोहम्मद अब्बास को खिलाना, नसीम शाह को खिलाना, आमिर जमाल को खिलाना, ये मेरे ख्याल में सेंसिबल डिसीजन था, क्योंकि अब्बास कि अगर हम काउंटी क्रिकेट में या इंग्लैंड में परफॉर्मेंसेस देखें तो वो आउटस्टैंडिंग थी, और इंग्लैंड की जो बॉलिंग कंडीशंस हैं और साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं पिच के हवाले से, वो काफी हद तक सिमिलर हैं। तो आई थिंक अब्बास का इंक्लूजन अच्छा है। बाकी जो स्पिनर ने खिलाया इसकी मुझे समझ नहीं आई कि क्या इसका माइंडसेट था। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, चीन की एविएशन इंडस्ट्री एक बार फिर से दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई है, जहां सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस और तस्वीर ने आलमी दिफाई हलकों में हलचल मचा दी है। इन वीडियोस में गैर रवायती डिज़ाइन के हामिल तैयारे को परवास करते हुए देखा जा सकता है, जिसके मनाजिर न्यू की स्क्रीन पर आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसके साथ एक चीनी J-20 स्टेल्थ तैयारा भी मौजूद है। ये नई और अनोखी टेक्नोलॉजी के मजहर हवाई जहाज मुमकिना तौर पर चीन के 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे की जानिब इशारा कर रहा है। इस तैयारे का डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर गैर रिवायती और मुनफरिद है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। वीडियोस में तैयारे की बनावट और उसके परवास के अंदाज ने माहिरीन को भी हैरत में डाल दिया है। भारतीय मीडिया और दीगर दिफाई तज्जियाकारों का यह मानना है कि इस तैयारे में जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो इसे रडार पर तकरीबन गैर मरई बनाती है। इसका मतलब यह है कि रडार पर भी इसकी मौजूदगी का पता नहीं चल सकेगा। यह टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर की जंगी हिकमत अमलियों में इनकलाब ला सकती है, जहां दुश्मन के तैयारे की मौजूदगी का पता लगाना एक बड़ी दिफाई सलाहियत समझी जाती है। भारतीय मीडिया ने इस तैयारे के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर ये तैयारा चीनी फ़ज़ाइया में शामिल होता है तो फिर ये भारत के लिए एक गैर मामूली ख़तरा होगा। इस तैयारे की जदीद टेक्नोलॉजी और हरबी सलाहियतें न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती हैं। गैर मुल्की एविएशन वेबसाइट्स के मुताबिक यह तैयारा शेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन से तजर्बाती परवास के लिए उड़ान भर रहा है। ताहम इस तैयारे की जो हतमी शनाख्त है और इसके जो मखसूस मकासद हैं, इसके हवाले से अभी तक कोई मुसद्दिका मालूमात सामने नहीं आई हैं। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि यह तैयारा या तो चीन के 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे का प्रोटोटाइप हो सकता है, या फिर ये एक 5th जनरेशन बमबार तैयारे की अगली नस्ल हो सकता है। चीन की दफाई टेक्नोलॉजी में मुसलसल तरक्की और जदीदियत ने दुनिया भर के ममालिक को अपनी दिफाई हिकमत अमनियों पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया है, जिसका एक अमली मंजर हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 6th जनरेशन तैयारे के तस्वुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक स्पीड, जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे अनासर शामिल हैं, जो कि मुस्तकबिल की जंगों का फैसला कुन हथियार भी साबित हो सकते हैं। ये मुमकिना 6th जनरेशन तैयारा न सिर्फ चीन की तकनीकी बरतरी की अलामत है, बल्कि ये एक वाज़ेह पैगाम भी है कि दुनिया के जंगी मैदान में रिवायती उसूल अब तेज़ी से बदल रहे हैं। चीन की जानिब से इस तरह की तैयारी की पेशरफ्त आलमी दिफाई हलकों के लिए एक अहम मौजू भी बन चुकी है, और इसके असरात मुस्तकबिल करीब में वजीज़ वाज़ेह होंगे। आने वाले दिनों में दुनिया के दीगर ममालिक की जवाबी हिकमत अमली और चीन के इस मनसूबे की मज़ीद तफसीलात क्या रुख इख्तियार करती हैं, ये देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, क्रिकेट न सिर्फ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, बल्कि ये कौम के जज्बात का आकाश भी है। ताहम क्रिकेट जैसे खेल में जहां शानदार कारकर्दगी और जोशो जज्बा नजर आता है, वहीं हम देखते हैं कि इंजरीज का खतरा भी मौजूद रहता है। बल्लेबाजी की बात कर लें, गेंदबाजों की बात कर लें, या फील्डिंग के दौरान होने वाली ये जो इंजरीज हैं, ये न सिर्फ खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर असर डालती हैं, बल्कि उनके करियर के लिए भी खतरा बन सकती हैं। डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन, जो न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल और खेलों की मेडिसिन में महारत रखते हैं, उनका शुमार इन चंद माहिरीन में होता है जो खेलों की चोटों की तशखीस और जदीद इलाज के हवाले से गहरी मालूमात रखते हैं। आज के प्रोग्राम में हम उनसे क्रिकेट में इंजरीज की नौयत, उनकी रोकथाम और इलाज के जदीद तरीकों पर बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पसंद
किया जाता है पाकिस्तान में क्रिकेट, हर दूसरा बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलता है या खेलना चाहता है, लेकिन हमने देखा कि जो इंजरीज हैं वो बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं उनका करियर खराब भी हुआ, इंटरनेशनली हमने देखा कि उनके करियर खराब हो जाते हैं। तो कौन सी आम इंजरीज होती हैं जो किसी भी बैट्समैन को, बॉलर को या फील्डर को हो जाती हैं? ठीक, तो पहले तो बैट्समैन से शुरू कर लेते कि उनकी इंजरीज कम है रिलेटिवली ना। ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपका पोस्चर बदल जाता है, आपकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाती है और वो काफ़ी देर तक उस पोस्चर में रहते हैं। तो 3 तरह की इंजरीज बैट्समैन को हो सकती हैं। एक लोअर बैक की, यानी उसमें लोअर लंबार मस्कुलस पट्ठों का हो सकता है, या डिस्क स्लिप हो सकती है उनकी। अच्छा। फिर दूसरी जो चीज़ है वो क्वाड्स हैं, यानी कि पीछे के मसल, लेग के पीछे के मसल्स। और तीसरी चीज़ नी के अंदर की साइड एक मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्विवल करना होता है ना, जिस तरह से खेलते हैं जिस तरीके से, तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बहुत अंडर स्ट्रेस रहता है थ्रू आउट, जितनी देर तक वो पिच पे रहते हैं। तो ये 3 इंजरीज हैं जो बैट्समैन को हो सकती हैं ज़्यादा, ओनली फ्रॉम बैटिंग। यानी हम उसकी बात नहीं करते वो बॉल लग गई और हेलमेट और वगैरह वगैरह, ये तो वो है जो खेलने से, उसके पोस्चर से, उसके एंगल से जो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेजर है, वो प्रोटेक्टिव गियर से आप बचा सकते हैं। लेकिन ये वो 3 चीज़ें, जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ तो डॉक्टर्स होते हैं, उनको बताते रहते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे बच्चे खेलते हैं ज़ाहिर है उनको तो नहीं पता होता, उनको नहीं आइडिया। तो जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट के शौकीन हैं और बैटिंग के शौकीन है ना, तो उनको तवज्जो देनी होगी अपने लोअर बैक पे, अपने क्वाड्स पे, यानी कि जो पट्ठों के पीछे, ये जो थाई के पीछे वाला हिस्सा है, और नी के अंदर की साइड, यानी कि घुटने के अंदर की साइड। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, ये उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। फील्डिंग में आ जाएं तो इसमें बच्चों में, अच्छा ये मैंने अंडर डायग्नोज होते देखा है पाकिस्तान में बहुत। एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं लिटिल लीगर्स एल्बो। ये बेसबॉल जो बच्चे खेलते थे ना यूएस में, ठीक है, तो उनमें हो जाती थी कि उनका भी जो ये एल्बो का जो अंदर का हिस्सा है ना, यहाँ की हड्डी फ्यूज़ नहीं होती, ये बाद में फ्यूज़ होती है। 11-12 साल तक ये फ्यूज़ नहीं होती, तो 11-12 साल तक ये इंजरी हो सकती है। वो फ्यूज़ नहीं होती, अपनी जगह से उखड़ जाती है। ओके। अब ये सीरियस इंजरी है, इसको लिटिल लीगर्स एल्बो कहते हैं। ये थोड़ी सीरियस इंजरी है, क्योंकि वो अगर अपनी जगह से उखड़ जाए ना, तो वो ग्रोथ, उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और सारी उम्र उसको वहाँ पेन रहेगा। ठीक है। और इसको सिर्फ रेस्ट देना होता है, यानी इसका इलाज बहुत आसान है। उसको सिर्फ रेस्ट दें। मसला ये होता है कि क्योंकि पता नहीं है कि ये एक इंजरी है वो अंडर डायग्नोज या अनडायग्नोज निकल जाती है, वो बाद में उनके एल्बो में मसला रहता है। इसी तरह लिटिल लीगर शोल्डर होता है, ठीक है, वहाँ भी इसी तरह जो उनका ग्रोथ प्लेट है, उसके अंदर वो सोल्टर हैरिस 1 टाइप फ्रैक्चर्स को बोलते हैं। ग्रोथ प्लेट और ऊपर जो हेड है वो ग्रो करते हैं, लेकिन इंजरी जो है ग्रोथ प्लेट के थ्रू हो जाती है। ठीक है। तो लिटिल लीगर्स शोल्डर बोलते हैं उसको, वो भी इसी तरह थ्रो की वजह से होता है। तो उसमें फिर सिरे से आर्म लेंथ पे ही फ़र्क पड़ जाता है। अगर वो ट्रीट ना हो ठीक से ना, तो आर्म लेंथ रुक जाती है। जब भी ग्रोथ प्लेट डिफरेंस आ जाता है, एग्जैक्टली डिफरेंस आ, यानी इतना सीरियस उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो बच्चों के अंदर जो है ना, जो फील्डिंग की जो रिलेटेड इंजरी है, उसमें एक उसका लिटिल लीगर्स एल्बो और लिटिल लीगर्स शोल्डर, ये 2 चीज़ें हैं जिसमें फिजिशियंस को भी पता होना चाहिए, बच्चों को, उनके कोचेस को, बच्चों को खुद भी पता होना चाहिए कि ये 2 इंजरीज हमें हो सकती हैं। अगर हों तो डॉक्टर से रुजू करें अपने, और इसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि रेस्ट करें। इसका कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसको रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा उसको स्लिंग लगा देनी है ताकि वो अपनी जगह पे हील हो जाए वापस। ठीक है ना, बस इतना। अगर वो हमारे बच्चों का पता है ना, थोड़ा सा पेन कम हो, वापस शुरू हो जाए। तो अगर वो अपनी जगह से हट गया और ना जोड़ा ठीक से, बाद में फिर वो लॉन्गर रन में खराब। ठीक है। अच्छा, फिर सबसे एंड पे आ जाते हैं बॉलर्स, जिनकी सबसे ज़्यादा इंजरीज जो है ना बॉलर्स की होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके वो रन, उनका पोस्चर, तो वो शोल्डर, यानी शोल्डर के इनकी रोटेटर कफ की डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे शोल्डर में ना एक बोन की 3 तरह की शेप्स होती हैं। नॉर्मली किसी में सीधी होती है, किसी में थोड़ी सी अंडर कर्व सरफेस, किसी में बीकिंग होती है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे। तो ये 3 तरह के शोल्डर्स होते हैं। तो उसमें बॉलर्स में अगर वो अंडर सरफेस कर्व्ड हो या बीक्ड हो ना, तो उनको देर एट रिस्क ऑफ रप्चरिंग देयर रोटेटर कफ मसल, जो कि इमरान खान को था। अच्छा जी, ठीक है ना। तो ये मसला जो है
हमारे कई फास्ट बॉलर्स को ये हो चुका हुआ है कि वो अंडर सरफेस, तो ये एक चीज़ है, अगर प्रोफेशनली पहले से पता चल जाए कि अंडर सरफेस ठीक नहीं तो सर्जन्स जाके उसको सीधा कर सकते हैं, तो वो उनकी वो प्रेडिस्पोजिशन कम हो जाती है, वो दे कैन कंटिन्यू प्लेइंग नॉर्मली। उसके अलावा भी ये रेपिटेटिव स्ट्रेस अगर ये ना भी हो तो भी रोटेटर कफ उनको हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अपर बैक है, लोअर बैक इंजरी, वही हैमस्ट्रिंग इंजरी, वही नी की इंजरी और एंकल, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक बॉलर बेचारे पे ना पे जब उन्होंने लैंड करना है, एग्जैक्टली जब उन्होंने लैंड करना है ना, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और एंकल सबसे ज़्यादा मुश्किल है उसको मैनेज करना एंकल के, क्योंकि एंकल के इर्द गिर्द इतने इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं एंकल स्टेबिलिटी के लिए। एंकल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स से जॉइंट है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए इतने सारे लिगामेंट्स हैं कि उसमें से एक भी अगर स्प्रेन हो जाए, लूज हो जाए या कट जाए या फट जाए ना, तो पूरा का पूरा जॉइंट मैलालाइन हो जाता है। और एंकल के अंदर ये मसला है कि अगर उसको रेस्ट ना दिया गया, यानी उसको अगर प्रॉपरली वेट उसके ऊपर से उठा लेना है, यानी क्रचेस देने हैं, वेट उठा लेना है उसके ऊपर से, ना दिया गया, उसमें बहुत जल्दी आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी वहां से बिगड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पर शायद इतना फोकस नहीं किया जाता, हमें ज्यादा फिक्र अपने घुटनों की रहती है, एग्जैक्टली नीज की रहती है। हमने एंकल पे कभी फोकस उस तरह से किया नहीं है, उसको बहुत इजी लिया जाता है, बहुत इजी लिया जाता है। हालांकि नी के अंदर रेजिलियंस ज्यादा है, एंकल आप खुद सोच रहे हैं कि जितना आप नीचे जाते हैं ना उतना वेट बढ़ता जा रहा है। तो एंकल छोटा सा जॉइंट है और पूरे बॉडी का वजन उठा रहा है वो, और फिर जब आप लैंड करते हैं, फास्ट बॉलर स्पेशली लैंड कर रहे हैं, तो वो बेचारे छोटे छोटे से टेंडन्स एंड लिगामेंट्स दे टेयरिंग द होल ब्रंट, ठीक है। तो वो एंकल को बचाने के लिए अच्छे शूज़, प्रोटेक्टिव गियर और अपना रन अप ठीक रखना, ठीक है। और जैसे ही इंजरी हो स्टॉप इट, फिर रेस्ट पे जाना। और ये एथलीट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला। मैं खुद भी इन चीजों को फेस कर चुका हूं, हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग फिर रुकते नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, डबल स्पेशलाइजेशन आपकी रेडियोलॉजी में, इमरजेंसी मेडिसिन में, इन चीजों के फिर इमीडिएट हल क्या है? चले रेस्ट तो आ गया, ऑब्वियसली वो कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन अगर कोई बेसिक आप बताना चाहते हो कि यार अगर ये इंजरी हो गई है तो इसको इस तरह से आप कवर कर लें। जी एग्जैक्टली, पहले तो 4 चीज़ें जो है ना वो कि ये हो ही ना, रोकने के लिए ना, तो उसमें पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, यानी जो बैट्समैन है तो वो अपने लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करेगा, ठीक है। इसे क्वाड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करेगा वो। दूसरी चीज़ जो है वो है वार्म अप, बगैर वार्म अप के ना शुरू करें, ठीक है। वार्म अप से ये होता है कि आपके मसल एक अप्रोप्रिएट लेंथ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। जब वो अप्रोप्रिएट लेंथ पे आते हैं ना तो फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर बढ़ जाती है, उनके अंदर इंजर होने की एबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ और चौथी, ये दो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान में बहुत, और ये सब के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, एक हाइड्रेशन, पानी हम पूरे नहीं पीते, पानी हम नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं। और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट्स है। एक तो हमारी डाइट ऐसी हो चुकी, दूसरे हमारे पानी ऐसा हो चुका कि वो जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स थे ना वो अब हमें नहीं मिलते। उसमें भी मेरी कई डाइटिशियन से इसके ऊपर बात हुई है, तो जितने उन्होंने चेक किए कि हमारी डाइट जिंक और मैग्नीशियम, अब हम जो है ना मल्टीविटामिन्स तो लेते रहते हैं ना, जिंक मैग्नीशियम शायद सुना भी ना हो आपने, जिंक और मैग्नीशियम में बहुत डेफिशिएंट है। और मैग्नीशियम जो है ना, जिंक आपके न्यूरोलॉजिकल नर्व के जितने फंक्शंस हैं, और मैग्नीशियम जो है वो आपके जितने मस्कुलर फंक्शंस हैं उनके लिए बहुत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि किसी को स्प्रेन हो जाए, वो जिंक मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले, कोई पेन किलर ना ले, तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा, इतना फौरन पेन किलर्स पर चले जाते हैं, स्ट्रेट अवे फौरन किलर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, वार्म अप, हाइड्रेशन, और चौथी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसमें भी जिंक मैग्नीशियम को ये अक्सर इकट्ठे ही आते हैं, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेंगे साथ ही होते हैं। हाँ, और उसको ये कहा जाता है कि विटामिन डी के साथ अगर आप लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा, देखिए विटामिन्स की अपनी, हाँ विटामिन्स की अपनी वैल्यू है, ठीक है। विटामिन्स की अपनी वैल्यू है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है ना, अगर आप बाहर निकलते हैं धूप में ना, मुश्किल होती है, वो कवर हो जाती है आपकी। एसेंशियल विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है पाकिस्तान में, अगर वो आप सप्लीमेंट लेना चाहें तो कोई उसके अंदर मसला नहीं है। हाँ, लेकिन ये नोन है, लोग लेते रहते हैं। जो मैंने ये देखा था कि ये जो
इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इस पे तवज्जो नहीं, इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उम्मीद करते हैं ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन थी आप सबके काम भी आएगी, क्योंकि क्रिकेट के दीवाने तो हम सभी हैं। हमारे गली मोहल्लों में जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, ग्राउंड्स में क्रिकेट खेली जाती है, और इन इंजरीज़ पर फोकस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट इंजरीज़ की वजह से फिर गेम से आउट भी हो जाते हैं, उनकी जो गेम है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। नसीम शाह जब वो अपने प्राइम टाइम पर बॉलिंग कर रहे थे, जब उनकी इंजरी हुई है उसके बाद से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमने देखा ख़राब हुई। शाहीन शाह अफरीदी एक बड़े लंबे पैच से वापस आ रहे हैं, दोबारा से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन पर अमल करें, अपनी स्ट्रेंथनिंग पर काम करें, हाइड्रेशन पर काम करें, और इलेक्ट्रोलाइट्स जिस तरह से उन्होंने बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पर फोकस उस तरह नहीं है तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और जमहूरियत की जद्दोजहद का इस्तारा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी की तकरीब आज गड़ी खुदा बख्श में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। दिन का आगाज़ शोहदा के कब्रिस्तान में उनके मज़ार पर कुरान खानी से हुआ, जिसमें कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी ने रिवायत को बरकरार रखते हुए इस दिन गड़ी खुदा बख्श में एक जलसे का इनेकाद किया है, जहाँ मुल्क भर से कारकुनान और अवाम की आमद का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। बरसी की मुनासबत से मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं, जिनकी तादाद 50 से ज़ायद है। अवाम की सहूलत के लिए महकमा सेहत की जानिब से 3 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद भी फराम की जा सके। इस तकरीब के दौरान सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दी गई है। पंडाल और मज़ार के इर्द गिर्द 85-100 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। DIG, कमिश्नर और SSP गड़ी खुदा बख्श ने इन इंतजामात का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार भी किया है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जद्दोजहद, कुर्बानी और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर से अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इन तकरीबात में शरीक हो रही है। इस मौजू पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान अली राशिद साहब, उनसे मज़ीद बात करेंगे। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के हम देख रहे हैं कि गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, 8500 एहलकार तैनात किए गए हैं। क्या कोई ख़ास ख़तरा था जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में एहलकार तैनात किए गए? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, पाकिस्तान में मुल्क में एक जो हालात हैं थोड़े वो सादगार नहीं है। माजी में अभी आपने देखा होगा कुछ वाक़यात भी हुए, कुछ हादसात भी हुए। तो एक तो सिक्योरिटी मामूल के तौर पे जब भी कोई एक्टिविटी या इवेंट हो रहा होता है तो इन हालात को देखते हुए जो होता है उसको उसी हिसाब से रखी जाती है। एक तो ये रीज़न है। फिर अगर कहीं कोई VIP लोग होते हैं, शिरकत कर रहे होते हैं किसी भी इवेंट में, तो वैसे भी सिक्योरिटी थोड़ी हाई अलर्ट पे ही होती है, जिसमें आज जैसे आपने खुद अभी फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी इसमें मौजूद हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, गवर्नर्स KP के और पंजाब के, वो भी शिरकत कर रहे हैं। सेनेटर्स, MNAs, MPs, वुज़रा बलूचिस्तान, सो बहुत आला लोग जो हैं इसमें मौजूद होंगे। तो उनकी खुद की सिक्योरिटी जो होती है वो, और जनरली अगर किसी भी इवेंट को ये हाई वैल्यू या हाई VIP सिक्योरिटी क्लियरेंस जिनकी होती है, वो लोग आ रहे होते हैं, तो हुकूमत अपनी तरफ से वफाक और सूबाई उसका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती है। ठीक है, अच्छा, इस्तकबालिया कैंप्स के हवाले से बताएगा या वहाँ पर जो तिब्बी सहूलतों के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएगा? आवाम की सहूलत के लिए कौन से खास इक़दाम किए गए? देखिए, मेडिकल कैंप्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जो ट्रैफिक के हवाले से कि लोगों को इश्यूज़ नहीं हों। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने, तो हम चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो, कि वो उनको मुश्किलात का सामना नहीं हो, कि वो एक रूट बने हुए हों जहाँ से लोग आ सकें। अगर पंजाब से हमारे कारकुनान और जियाले आ रहे हैं तो उनके लिए अलग एक हमने सेक्शन रखा हुआ है। कराची से जो आ रहे हैं वो अलग है, जो बाकी दीगर ज़िलों से आ रहे हैं सिंध के, तो एक बड़ा एक तरतीब के तहत हमने इस प्लान को लेआउट किया है और सबको उसी तौर से गाइड किया हुआ है, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए कैंप्स भी लगाए हुए हैं,
और उनको गाइड करने के लिए भी किसको कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए हम तो अपने लोगों को और अपने वर्कर्स को अव्वल तरजीह देते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको किसी भी जो वो मोहब्बत की ऐसी बात है, ठंड भी है और रास्ता भी दूर है, तो इसलिए पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से हो कि एक तो उनको नहीं प्रॉब्लम हो, फिर आम शहरी, जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े काफिले जब निकल रहे होते हैं और आ रहे होते हैं किस तरफ, तो हम नहीं चाहते कि बाकी जो पाकिस्तानी हैं जो शायद शिरकत नहीं भी कर रहे मगर उनको भी दुश्वारी या कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जिद्दोजहद की अगर बात कर लें, उनकी कुर्बानी के हवाले से बात कर लें, उसको नई नस्ल में उजागर करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, उनकी जो कुर्बानी है, वो जो भी उन्होंने उनकी खिदमात हैं मुल्क के लिए, उनकी वालिद साहब की, उनकी पूरी फैमिली की, उनके हस्बैंड जरदारी साहब की, उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो सबको पता है कि इस फैमिली ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क के लिए, और फिर भी ये डटे रहे, पीछे नहीं हटे, पाकिस्तान पे आँच नहीं आने दी और चीज़ों को बेहतरी की तरफ, मुफाहमत की तरफ लेके गए। नई नस्ल में उजागर इस तरह कर रहे हैं, उनके जो सपूत हैं, उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो खुद एक नई नस्ल हैं, वो यंग हैं, यूथ हैं, वो अपनी पार्टी, अपने दादा, अपने नाना का पैगाम, अपनी वालदा का पैगाम वो लेके जा रहे हैं, यूथ में भी जा रहे हैं, पूरे मुल्क में जा रहे हैं, इंटरनेशनली भी जा रहे हैं। वो तो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वो बखूबी उन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसकी पिछले, अगर आप दिहाई डेकेड देख लें तो मजीद सीटें बड़ी ही हैं। बाकी पार्टीज आपको ऐसी मिली हुई हैं जिनकी कम भी हुई हैं, थोड़ी बड़ी थोड़ी कम हुई, मगर तसलसल से एक ही पार्टी है जिसकी आपने देखा होगा कि पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। आज अगर आप पूरे पाकिस्तान में भी देखें, सिंध हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी का है, केपी का गवर्नर पीपल्स पार्टी का है, अभी हाल ही में कश्मीर में कुछ इलेक्शन हुए वो पीपल्स पार्टी की थी, गिलगित से पीपल्स पार्टी की थी। तो बिल्कुल मेहनत बिलावल साहब की रंग ला रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो हमारे वज़ीर आज़म भी इंशाल्लाह होंगे। ठीक है। और तसलसल के साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेन्योर भी सिंध में तो अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही रहा है, चौथा टेन्योर ये है। आपको लगता है कि 4 दफ़ा जो बारी मिल चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उस हिसाब से जब काम की बात की जाती है तो जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है वो पंजाब के साथ किया जाता है, या यहाँ पर भी जो लोग हैं वो तनकीद यही करते हैं कि सिंध में उस तरह से काम नहीं हो सका। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं पंजाब के हवाले से, तो उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, मेरे हिसाब से वो तो कुछ लोग आते हैं मीडिया पे बात करते हैं या कोई एक रैंडम से सर्वे अगर आप करवा लें तो वो उसकी कोई मायने नहीं रखते मेरे हिसाब से। देखिए, मैं अगर सिंध हुकूमत का तर्जुमान हूँ, मैं भी आपको 20 मेगा जो चीज़ें हैं चल रही हैं वो गिनवा दूंगा और मैं उसकी तारीफ करूँगा। आप किसी मेरे मुखालिफ को बिठाएंगे शो पे, वो कोई खामी या कोई चीज़ निकाल देगा कि जी काम सही नहीं हो रहा। इसका असली बैरोमीटर या बेंचमार्क क्या होता है इसको तय करने के लिए कि काम हो रहा है या कौन सा सूबा क्या परफॉर्म कर रहा है या उनके लोग खुश हैं, आवाम खुश है या नहीं, होते हैं इलेक्शंस। अगर तसलसल से आप देख रहे हैं सीटें बढ़ती जा रही हैं एक पार्टी की, आपने जैसे बताया कि जी 3 दफ़ा हुकूमत रही है, ये चौथी दफ़ा है, तो ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ ये तीनों दफ़ा की बनस्बत चौथी दफ़ा ये जो हमें मैंडेट मिला है ये पिछली 3 दफ़ा से ज़्यादा का मिला है। सीटें भी बढ़ी हैं, शहरी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, मेयर कराची का भी हमारा आ गया है, बाकी सब चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई वो हो रही हैं सिंध हुकूमत के लिए, उस पावर से आई है। और अगर आप किसी बच्चे से भी पूछ लें, ये ट्रांसपोर्ट सर्विस, ख़वातीन के लिए पिंक बसेस, ये दीगर मेडिकल, पूरे पाकिस्तान से गम्बट इंस्टीट्यूट गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हम जा रहे हैं उसका वो करवाने के लिए। सबसे ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट्स पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं हुए हैं तो गम्बट में हुए हैं। साइबर नाइफ पे आप आ जाएं, कराची में कैंसर का फ्री इलाज। आप किसी और सूबे में जाएं, सिटी स्कैन भी होता है ना, MRI, उसके भी कम पैसे, चलिए कम पैसे शायद ले लें, सब्सिडाइज हो जाए, फ्री नहीं होता। यहाँ कैंसर का इलाज आपको मुफ्त मिल रहा है। वो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं
और ये फैसिलिटीज़ हमने सिर्फ सिंध की आवाम के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए, मगर हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं सिंध अपना इलाज करवाने। अगर बाकी सूबों में ये सर्विस मौसूल होती तो ज़रूरत नहीं होती। हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे, मगर हम पर अपने काम को हाईलाइट ज़रूर कर रहे हैं। मगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जिस किस्म की मार्केटिंग या जिस किस्म की अवेयरनेस बाकी सूबे एक छोटा सा काम करके बड़ा उसको हाईलाइट करते हैं, उस तरह से सिंध थोड़ा पीछे है। हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं तर्जुमान हूँ सिंध हुकूमत का। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी ये फिस्कल ईयर जो ख़त्म हुआ था तो उन्होंने 3.5 घंटे की प्रेजेंटेशन हम लोगों को दी थी, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी को भी बुलाया, बाकी लोगों को भी, और उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत ने क्या क्या काम किए। ऐसे काम थे जो मैं देख के भी हैरान हो गया था कि अरे इतना हमने काम किया हुआ है मगर कोई इस पे बात नहीं करता, कोई बात ठीक है। तो वो उस वक्त पार्टी और हमने डिसाइड किया कि हम इन चीज़ों को थोड़ा हम मंजर आम पे भी लेके आए कि वो पाकिस्तान में लोग देखिए, जिस इलाके या जिस गली कूचे या जिस गांव देहात में आपने वो काम किया, वहां के लोग तो खुश हैं, आपको वोट भी दे रहे हैं, आपकी सीटें भी बढ़ रही हैं, मगर वो परसेप्शन कि आप बिल्ड कर पा रहे हैं उसको मार्केट नहीं करके कि दूसरे सूबे में कोई बंदा बैठा हुआ कह रहा है कि नहीं हमारा सूबे में बेहतर काम है, या कहीं और कोई कह रहा है बेहतर काम है, तो वो उस पर बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता जरूर है और उस पर हम वर्क कर रहे हैं और आप देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इस तकरीब के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखने के लिए क्या प्लान्स हैं? जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करें, उसका दायराकार थोड़ा वसी किया जाएगा या कोई और ऐसी चीज़ आवाम के लिए सामने आएगी, कोई ऐसा प्रोग्राम सामने आएगा? देखिए, रोटी कपड़ा मकान हमारा तो नारा यही था और उनका विजन भी यही था, मिशन भी यही था, और उस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखें, अभी ये सैलाब मुतासरीन जो ये थे, एक कुदरती आफत आई थी, उसमें इतने लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे। इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने कहा था हम 20 लाख घर लोगों को जो सैलाब से जिनकी घर कच्चे घर थे, बह गए थे, हम उनको बना के देंगे। और ये राइट बिफोर इलेक्शंस था तो ये आफत आई थी, उस वक्त हमने ये अनाउंस किया था। तो बड़े हमारे जो तनकीद और हमारे ऑपोजिशन पार्टियां करती हैं, वो कहती हैं ये तो सियासी बयान है, ये तो इलेक्शंस करीब है तो ये इन्होंने बोल दिया है। इसलिए कि माजी में भी उन्होंने देखा है ना, बड़ी पार्टियां आई थी 50 लाख घर बना के देंगे, एक घर भी नहीं बना। पीटीआई हो गई जैसे, उनका जो मंशूर था। हमने ये अनाउंस किया 20 लाख घर सैलाब मुतासरीन को देंगे। जी बिल्कुल, वो उस इलेक्शन से पहले हमने किया। इलेक्शन गुजर गया, लेकिन अभी हमें कोई उसकी पॉलिटिकल माइलेज या कोई लेने की उसको ज़रूरत नहीं थी, और कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा था, कोई सवाल भी नहीं कर रहा था कि जी आपने उस वक्त ये वादा किया था। आपको मैं आज की तारीख में बताऊं, उसमें से 2.5 लाख घर कंप्लीट होके उन पे सोलर पैनल्स लगा के कि वो 3 बल्ब और 1 पंखा चला सकें, और जो कच्चे घर उनके बाहर से पक्के घर कंस्ट्रक्ट करके 2.5 लाख फैमिलीज को हैंड ओवर कर दिए गए। और बकाया जो 20 लाख में से रहता है जो अमाउंट घरों का, वो भी उस पर भी काम शुरू है, वो भी इंशाल्लाह कर दिए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अली राशिद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में लॉबिंग और फंडिंग के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत पर हलचल मचा दी है। इत्तलात ये है कि पीटीआई मुबैना तौर पर पैसे देकर बयानात दिलवाने, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करवाने और मुख्तलिफ बयानियाँ पेश करने के लिए लॉबिंग सरगर्मियों में मुलव्वस है। ये इंकशाफात अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ी की जानिब से किए गए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद और मालूमात पेश की हैं। पीटीआई हमेशा से अपनी शफाफियत और कौमी खुद मुख्तारी के बयानिए पर जोर देती रही है। बानी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कई बार बैरूनी मुदाखलत और साजिशों का भी जिक्र किया जिनमें अमेरिका पर खास तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया था। 2022 में तहरीक अदम एतमाद के बाद इक़्तिदार से महरूमी के दौरान अमेरिकन साजिश का बयानिया अरूज पर रहा, ताहम इन ताज़ा इंकशाफात ने माजी के इस बयानिए को मशकूक बना दिया है। मौजूदा इंकशाफात ने पीटीआई की लॉबिंग सरगर्मियों के पीछे माली मामलात और हिकमत अमली को बेनकाब किया है। मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स, साबिक हुकूमती अहदेदारों और मीडिया नुमाइंदों को पीटीआई के हक में बयानात देने के लिए भारी रकूम दी गई, और यह भी बताया जा रहा है कि अमरीकी सोशल मीडिया पर पीटीआई के हक में मसनूई बयानियाँ तश्कील देने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई। इन इंकशाफात का असर न सिर्फ पीटीआई बल्कि पाकिस्तान की सियासत पर भी पड़ सकता है। अगर ये इल्ज़ामात साबित होते हैं तो इससे तहरीक इंसाफ की शफाफियत पर सवालिया निशान लग सकता है, जबकि मुखालिफ जमातों को यह मौका मिलेगा कि वो पीटीआई के बयानिए पर मजीद तनकीद करें।
इस मामले के कानूनी और सिफारती पहलू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका तजिया वक्त के साथ किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम इन इंकशाफात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। इस मौजू पर मजीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी उस्मान भट्टी, जो अमेरिका में मौजूद हैं और इस मामले पर गहरी नज़र रखते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके इंकशाफात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई है? आपके पास कौन से ऐसे ठोस शवाहिद या दस्तावेजात मौजूद हैं जो इन इल्ज़ामात की तस्दीक करते हैं? जी देखें, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इन शो। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर ये चर्चा है और मुबैना इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि जो पीटीआई है उन्हें लॉबिंग फर्म्स को जो है वो हायर किया है इसी पर्पस के लिए कि वो ये बयानिया तश्कील दे सकें कि जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। और इस वक्त जो ट्रंप के खसूसी मशीर हैं एलची मुकर्रर किया गया है रिचर्ड ग्रेनल को, तो जो ट्वीट्स भी उनकी तरफ से की गई वो उसका मकसद यही था कि खान साहब को जो है वो रिलीज किया जाए, क्योंकि खान साहब के साथ जो है इमरान खान साहब के साथ जो है वो इंसानी बुनियादों पर जो है ज्यादती की जा रही है, जिस पर जो आप देखें कि कल बहुत ज्यादा एक अहम फैसला किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। जो वहां पर 9 मई के वाकयात में लोग मुलव्वस थे, तो वहां पर जो फौजी कोर्ट की तरफ से फैसला आया और उनमें 60 मजीद जो ऐसे कारकुनान जो मुलव्वस थे फौजी तंसीबात पर हमला करने में, उनको सजा दी गई। और उससे पहले देखें तो 25 जो अफराद थे जिनको पहले सजा दी गई। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये और वहां की रियासत ने ये फैसला किया है कि जो कोई भी हमारे मुल्क का अमन तबाह करेगा उसके खिलाफ जो है रियासत सख्त कार्रवाई करेगी और वो किसी भी बैरूनी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपको दूसरी बात अहम ये बताऊं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या बानी पीटीआई की इमरान खान की, इस वक्त पीटीआई ने उन्हें एक बंद गली में बंद कर दिया है। और ये वाला जो बयानिया था पीटीआई या इमरान खान के बारे में कि वो एक बैरूनी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये जो इस वक्त खबरें आ रही हैं कि लॉबिंग फर्म को जो है वो हायर किया गया और करोड़ों रुपए जो है वो उनको दिए जा रहे हैं, ये इस वक्त मीडिया पर बात आम जुबान से आम है। और ये मुबैना इल्जाम लगाया जा रहा है सियासी मुबस्सिरीन या सियासी मुखालफिन की तरफ से कि पीटीआई जो है वो नैरेटिव बनाने के लिए किस तरह पैसे का जो है वो ज़िया करती है ताकि उनके लीडर को कोई ना कोई रिलीफ मिल सके। और दूसरी मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी पाकिस्तान में जो है सियासतदानों की गिरफ्तारियां हुई। वो नून लीग की अगर रहनुमाओं की बात की जाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसके अलावा जो मरियम नवाज और दीगर जो पार्टी के रहनुमा थे, इवन की आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके भी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, मगर कभी किसी ने तरले मिन्त नहीं किया कि फला मुल्क के मशीर जो है या फला मुल्क का प्रेसिडेंट या फला मुल्क का वज़ीर आज़म आके उन्हें बचा लेगा। ये कभी किसी में ऐसा देखने में नहीं आया था, मगर ये स्पेशली पीटीआई के हवाले से अभी जब जो चीजें नजर आ रही हैं कि पहली दफा इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उनके जो बानी पीटीआई समेत जितने भी कारकुनान ओहदेदार हैं, रहनुमा हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ हमें बचा लो, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिलीफ मिल सकेगा। और दूसरी मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ सफारती ताल्लुकात जो है वो ट्वीट्स पर नहीं बनते और ना ही सफारती जो मैसेजेस हैं वो ट्वीट के जरिए किए जाते हैं। ठीक है, जो रिचर्ड जो इस वक्त उनके एलची हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने एक अपने तौर पर अगर कोई मैसेज कन्वे किया, मगर अब ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज को किस तौर पर किस तरह से इफेक्ट उसका लेते हैं, ये नहीं लेते। ठीक है, तो उस्मान, पाकिस्तान तहरीक साहब ने किस तरह से सोशल मीडिया पर मसनूई बयानिया तश्कील देने के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया, ये फंडिंग कर कौन रहा है? देखिए, जो अभी बातें सामने आ रही हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया और इवन के नेशनल मीडिया और जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, वो यही रिपोर्ट कर रहा है कि पीटीआई जो है वो यहाँ पर लॉबिंग फर्म को हायर करके जो है अपने बारे में ये वाला बयानिया तश्कील देना कि हमें हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और इमरान खान साहब को बचाया जाए। आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खत्म हुई तो इमरान खान साहब ने ये बयानिया बनाया कि मेरी हुकूमत जो है वो अमेरिका ने गिराई है, साइफर वाला लहराया गया, खान साहब जगह जगह साइफर लहराते थे। अब ये कैसी बात है कि वही इमरान खान साहब और वही उनके रहनुमा तरले मिनते कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो हमारी हुकूमत बचाएगा। देखें, अमेरिका के एक अपने मामलात हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब इस ओहदे का हलफ लेंगे, उन्होंने अपने मुल्क को देखना है। ठीक है, आप दूसरे मुल्कों के भी साथ सफारती ताल्लुका रखते हैं, मगर अब ये तो नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप आकर ये कहें कि मैं अपने मुल्क के मसाइल छोड़ूं, मैं सबसे पहले इमरान खान साहब को रिहा करवा दूं। इमरान खान साहब को उनका कजन नहीं है,
ठीक है, आप एक सफारती ताल्लुकात रखते हैं, आप एक दूसरे को मैसेजेस कन्वे करते हैं। हाँ, सबसे अहम जो मैसेज होता है वो पेंटागन और वहां GHQ के दरमियान अगर कोई अहम मैसेज होता है तो वो हो सकता है, मगर वो चीजें कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती, ना उनके बारे में कभी ट्वीट्स किए जाते हैं। इस वक्त PTI ने ये बयानिया अलबत्ता जरूर बना दिया है कि वो इस वक्त अमेरिका ही उनको बचा सकता है, और PTI के बारे में ये जो मशहूर था, इमरान खान साहब के बारे में मशहूर था कि वो एक बैरूनी एजेंट है, और PTI के रहनुमाओं ने या इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों ने इस वक्त ये वाला नैरेटिव उनके बारे में इस वक्त पक्का कर दिया है कि वो वाकई बैरूनी एजेंट है, शायद वो उनको बैरूनी ताकतें ही बचा सकती हैं। इससे पहले कभी किसी पाकिस्तानी सियासतदान पे ऐसा एलिगेशन नहीं लगा कि फलां मुल्क के फलां रहनुमा ने आकर बचाना है। ठीक है, आप बैकडोर राब्ते रखते हैं, मगर इस तरह अलग अलान आकर किसी मुल्क को पहले बुरा कहना, अमेरिका को इमरान खान साहब ने बुरा कहा, आज उसी अमेरिका से अपने आप को बचाने के लिए उनकी रिक्वेस्ट करके अपने के उस्मान, हमने देखा कि कनेक्शन इंटरनेशनल मीडिया ने भी बनाया था ट्रंप की भी, जब हम देख रहे थे इंतखाबी उनकी जो कैंपेन चल रही थी उस वक्त भी कंपैरिजन बहुत ज्यादा किया गया था बानी PTI का और डोनाल्ड ट्रंप का, कि इन पर केसेस एक तरह के हैं, इनकी जाती लाइफ एक तरह की है, इनका माइंडसेट एक तरह का है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ज़रूर हेल्प आउट करेंगे खान साहब को बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि इनकी सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। कैपिटल हिल पर जिस तरह से अटैक किया गया, यहाँ पर आर्मी इंस्टॉलेशंस पर 9 मई को अटैक किया गया, केसेस बड़े मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं। देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि कैपिटल हिल पर जो अटैक किया गया, तो क्या उनके मुजरिमों को सजाएं नहीं मिली? उनके मुजरिमों को भी सजाएं मिली। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, क्या वो कभी ऐसा एक्शन लेंगे कि वो अपने कारकुनों को कहें कि भाई जाके फौजी तंसीबात पर हमला करें? ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता। और अगर इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ कहा अपने कारकुनों को, तो इस वक्त वहां पर पहले इंटेरोगेशन किया गया और फिर जाकर जो है उनको सजाएं दी गई। सजाएं जो है वो ये नहीं कि कुछ सजा दी गई तो ये फाइनल हो गई। हाँ, वो जो जिन मुल्जमान पर ये चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं या चार्जेस साबित हुए हैं, वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ताकि उनको रिलीफ मिल सके। मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी पाकिस्तान पर प्रेशर आता रहा किसी न किसी हवाले से, रिहाई के मुतालबे के हवाले से। मैं आपको बताऊं कि जब उसामा बिन लादेन की वहां पर हलाकत हुई और वो जिस कैरेक्टर का सबसे ज्यादा अहम रोल था वो शकील अफरीदी थे, जिनको उस वक्त की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहा कि शकील अफरीदी को अमेरिका के हवाले किया जाए, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि शकील अफरीदी जो है वो पाकिस्तान का मुल्जम है और वो पाकिस्तान में रहेगा, और इस वक्त शकील अफरीदी जो है वो पाकिस्तान में कैद है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। उनकी 10 साल की सजा पूरी हो गई है, इसके अलावा 15 साल से कैद है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि वो हमारी एक्यूज है। तो जाहिर है हर मुल्क ने अपने अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं या अपने अपने जो अंदरूनी मामलात हैं वो देखने होते हैं, तो फिर किसी चीज पर बातचीत करते हैं। ठीक है, अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका अपनी जगह एक स्टैंडिंग रखता है, मगर पाकिस्तान ने इस वक्त जो है, मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जिससे पहले थोड़ी देर वाकया पेश आया कि अमेरिका की जानिब से सैंक्शन जो है वो लगाई गई कि जो यहाँ पर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा दफाई तनसीबात के प्रोग्राम के हवाले से जो पाकिस्तान में था, NDC उसे बोला जाता है, तो उस पर भी पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने बड़ा सख्ती से इस बात पर अपना काबीना की मीटिंग की और ये फैसला किया कि हम कोई भी इस वक्त जो है अमेरिकन की तरफ से पाबंदियां जो लगाई जाएंगी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका अपनी चीजों को अंदाज से देख रहा है, पाकिस्तान अपने तरीके से चीजों को देख रहा है, मगर इस वक्त जो सबसे ज्यादा PTI के लिए मुश्किल है कि बानी PTI की डायरेक्शन पर जो इस वक्त बयानिया बनाया गया है पूरी दुनिया में मीडिया पर कि पहले अमेरिका को बुरा भला कहा, आज उसी अमेरिका को तलवे चाट रहे हैं या उसी अमेरिका के जो है वो तरले मिन्नत कर रहे हैं कि प्लीज आकर हमें बचा ले। ठीक है, तो उस्मान, ये जो लॉबिंग इस वक्त आप देख रहे हैं बाहर की जा रही है, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, बयानात दिलवाए जा रहे हैं, अमेरिकी हुकूमत या वहां के जो इदारे हैं वो इस लॉबिंग या इन सरगर्मियों के हवाले से वो कोई तहकीकात कर रहे हैं? देखें, इस वक्त अगर ये चीजें अब मीडिया पर रिपोर्ट हुई हैं तो यहाँ पर FBI जो है वो काफी, आपको पता है कि दुनिया की वो भी मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है, तहकीकाती एजेंसी है। तो अब ये चीजें सामने आई हैं कि ये जो भी इस वक्त लॉबिंग फर्म को हायर किया गया है PTI की जानिब से और करोड़ों रुपया
जो है वो दिया जा रहा है। अब इस पर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि अगर ऐसी बात सामने आ रही है, बेशक पीटीआई के सियासी मुखालफिन ने अगर ये बात की है तो वो भी तहकीकात उसकी बनती है कि करोड़ों रुपया देकर इमरान खान के बारे में जो है उनकी मशहूरी की जाए या उनको जो है वो कदावर शख्सियत बनाया जाए कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। इमरान खान साहब के दौर में जो जुल्म ज्यादती होती रही सियासतदानों के साथ, उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने आउट ऑफ वे जाकर अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए जो सियासी मुखालफिन को जेलों में डालते रहे, उनके साथ जुल्म ज्यादती होती रही। तो इमरान खान साहब के साथ अगर ये ऐसी चीजें हो रही हैं तो अगर जो इमरान खान साहब पर वो क्रिमिनल केसेस हैं, इमरान खान साहब वो करप्शन के केसेस हैं, वो भुगत रहे हैं, अगर इंसानी बुनियादों पर किसी के साथ जो है वो जुल्म नहीं होना चाहिए। इसको कोई भी दुनिया की पावर या कोई भी दुनिया की जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करते, हम भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। मगर इस वक्त जो बयानिया बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर वो ये है कि पाकिस्तान की रियासत को बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान मुल्क को बदनाम किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो रहने के काबिल नहीं है, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तजलील हो रही है। बहुत सी दुनिया के ममालिक हैं जहां पर इंसानी हुकूक की तजलील हो रही है, मगर पाकिस्तानी अवाम जो पीटीआई के से ताल्लुक रखते हैं, उनके रहनुमा सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें भी कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं बाहर, या फिर ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक ही महदूद है? देखिए, इससे पहले भी हिस्ट्री इस चीज की निशानदेही कर सकती है कि जब नून लीग के रहनुमाओं या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर सियासी जो रहनुमा होते हैं उन पर केसेस बनते हैं, जेलें भी होती हैं। यहाँ पाकिस्तान में सियासतदानों को फांसियां भी होती रही हैं, मगर किसी ने भी ऐसे बयानिए जारी नहीं किए कि उनको आकर बचाया जाए। वो मारे जा रहे हैं, इंसानी हुकूक की तजलील हो रही है। सियासतदान जब जेल में जाते हैं तो इंसानी हुकूक खाली सियासतदान के नहीं होते, वहां पर जितने इस वक्त जेलों में कैद हैं उनके भी इंसानी हुकूक है। क्या इमरान खान साहब के हुकूक जन्नत से आए हैं कि उनको इंसानी हुकूक पहले मिलने चाहिए और दूसरे जो लोग हैं जो जेलों में कैद हैं वो इंसान ही नहीं है? मतलब कि जिसके पास पैसा है उसके इंसानी हुकूक हैं। क्या लेकिन ये तफरीक तो हमने देखा उस्मान, ये तो पाकिस्तान में है कि जिसके पास पैसा है, पावर है, अथॉरिटी है, उसके लिए फिर कवानीन तब्दील हो जाते हैं। और उसकी एक आला मिसाल ये है कि जिस तरह से खान साहब को जेल के अंदर सहूलियात दी गई हैं, जो उनका मेन्यू अगर खाने का देख लें, उनकी एक्सरसाइज के लिए देख लें, उनके लिए सेल जो बड़े किए गए हैं, तो यकीनी तौर पर साबिक प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से उन्हें वो तमाम चीज़ें फराहम तो की जा रही हैं। इन फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को, इस मामले के जो कानूनी पहलुओं की बात करें या सिफारती नताइज की बात करें, आपको लगता है कि वो ज़रा चेंज हो सकते हैं? पाकिस्तान की सियासत में इस इंकशाफ के बाद क्या मुमकिन तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो भी चल रहे हैं? जी, ये एक अच्छी खुश आइंद बात है। सियासी मामलों का हल सियासी होता है। देखें, इस वक्त जो पीटीआई और नून लीग आपस में मुज़ाकरात कर रही है, यही एक सबसे बेस्ट हल है। इसके अलावा कोई सियासी हल नहीं होता। मगर अगर वो ये सियासी हल चाहे कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर प्रेशर डाले और अमेरिका के यहाँ पर जो है वो उनको ऐसा पोर्ट्रे किया जाए कि पाकिस्तानी रियासत जो है वो सिर्फ जुल्म कर रही है, मतलब कि अगर इमरान खान साहब अंदर हैं तो पाकिस्तानी रियासत जो है वो इंसानी हुकूक की पामाली कर रही है। इमरान खान साहब किसी सियासतदान को अंदर करे तो पाकिस्तान की रियासत जो मदीना की रियासत है। मतलब मैं ये फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब पर मुश्किल है तो पूरी दुनिया को यह बताया जाए कि पाकिस्तान मुल्क रहने के काबिल नहीं है, और अगर इमरान खान साहब किसी को अंदर कर दें तो पाकिस्तान जो वो जन्नत है। ऐसा तो नहीं है। देखिए, सियासतदान अंदर होते रहते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, मगर इस वक्त जो नैरेटिव बनाया गया है पीटीआई की जानिब से वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि बैरूनी ममालिक की जो है वो हमदर्दी हासिल की जाए। पहले अमेरिका को बुरा कहते रहे, आज वही अमेरिका इनके लिए अच्छा है। मतलब कि इनके लिए जो चीजें अच्छी हो तो उसके लिए तारीफें करेंगे, जो चीजें इनके लिए बुरी हो तो ये समझें कि सबके लिए बुरी हो जाए। ठीक है, लेकिन उस्मान, ये तो हमने शुरू से देखा कि अमेरिकी सियासत में जो लॉबिंग है वो बड़ी एक आम रिवायत वहां पर समझी जाती है। आप वहां पर ही मौजूद हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तानी जो सियासत है वो मुंतजिर है डोनाल्ड ट्रंप के किसी इशारे के, किसी हुक्म के? ऐसा हो सकता है क्या? और क्या पीटीआई के जो इकदामात हैं इनको इस तनाजुर में मामूल की सरगर्मी कहा जा सकता है या फिर कुछ ज्यादा संगीन मामला समझते हैं आप? देखें, इस वक्त इमरान खान साहब के पास जो है वो ये सियासी मुबसरीन का कहना है कि ये एक आखिरी पत्ता था जो इस वक्त वो चाहते थे कि रिचर्ड गैरेनल ने उनके बारे में कोई ट्वीट करें तो उनको फायदा हो सके, मगर उस पत्ते का, सियासी पत्ते का इमरान खान साहब को फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब को बंद गली में बंद कर दिया गया है।
वो इसलिए अगर फायदा होना होता तो वो बैकडोर रास्ते से होता है। कभी आप किसी कमजोर बंदे को भी कहें ना, उसको गाली दें या उस पर जबर करें तो वो आगे से बोल पड़ता है। नो डाउट पाकिस्तान की एक अपनी स्टैंडिंग है, अमेरिका एक दुनिया की सुपर पावर है, और अगर रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट किया तो उस ट्वीट को अगर पाकिस्तान ने उस तरह असर नहीं लिया और पाकिस्तान ने कहा कि ये एक हमारी रियासत का अंदरूनी मामला है, हम इसको कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट इस वक्त जो अमेरिका का सदर ठीक है। बहुत शुक्रिया अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी उस्मान भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। अब देखना ये कि जो इंकशाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर किस तरह से असर डाल सकते हैं, खासतौर पर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वहाँ पर स्पेसिफिकली इसको किस तरह से देखा जाएगा। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।